हेलो एवरीवन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट को, वो आती है बेसिक्स को लेकर। मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का जो पार्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है। अगर उसमें आपका स्ट्रॉन्ग कमांड हो गया तो आपको पूरी ऑर्गेनिक में एंजॉय करेंगे आप, और सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो हम आज इस वीडियो में लेके आए हैं जीओसी से रिलेटेड कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बताएंगे, होमोलोगस सीरीज़ क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला, जनरल फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और हम इसमें बताएंगे आपको कि होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक फिजन कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही कंसाइज कंटेंट है इसके अंदर। सबसे पहले हम लेते हैं भाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो ध्यान रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब हमने यहाँ पर आपको और अच्छे से बताने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे CH3 याद रखो, हाइड्रोजन केबल जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 6 सिग्मा बॉन्ड ये बनाएंगे, और एक कार्बन कार्बन के बीच में है, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, 4 तो हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा वो हो गए। फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड हो गया, टोटल 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड आया तो एक सिग्मा दो पाई, और दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। एलीन, एलीन मॉलिक्यूल होता है जब कार्बन कार्बन, ठीक है, दो एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 सिग्मा ये हो गए, और यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई, यहाँ पर सिग्मा पाई, तो टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। अब हम देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो इसका भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप किससे देखेंगे भाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिस कार्बन की या किसी और दूसरे एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हो, ये देखो कि वो कितने पाई बॉन्ड बना रहा है। अगर 0 पाई बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है इधर, और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइज वाले टेट्राहेड्रल होते हैं। अगर वो एटम एक पाई बॉन्ड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। अगर दो पाई बॉन्ड बनाता है, sp हाइब्रिडाइज, और लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है। यहाँ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चलो भाई, एलीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। हमने कार्बन को नंबर कर दिया, जैसे 1 2 3। अब ये जो कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड है इसके अंदर, इसलिए क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। मिडिल वाला कार्बन दोनों तरफ ना, एक पाई बॉन्ड इधर और एक इधर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दो पाई बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइज। और ये फिर लेफ्ट वाले की तरह हो गया, क्या हो गया, लेफ्ट टर्मिनल वाले की तरह sp2 हाइब्रिडाइज। इसी तरीके से आपको ये एग्जांपल दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जैसे यहाँ पर ये कार्बन दिया हुआ है, इससे सब सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है हमारा, जैसे CH4 मॉलिक्यूल, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसको पेपर पे दिखाने के लिए हम डैश एंड वेज मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ कार्बन से दो हाइड्रोजन दिखाए हैं, ये बॉन्ड्स इन द सेम प्लेन है। ये जो डैश डैश वेज से दिखाया, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम व्यूअर। और ये वाला बॉन्ड सॉलिड वेज से दिखाया है, ये होता है टूवर्ड्स व्यूअर। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से ज्योमेट्री दिखाएंगे आप, जैसे कि सीलिंग फैन। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री।
ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये लीनियर दिखाया है। लीनियर में क्या होते हैं, सब स्ट्रेट लाइन में होंगे, C2H2, ठीक है, लीनियर हो गया ये। अब एक बहुत बढ़िया मैं क्वेश्चन लिया यहाँ पर कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट लाइन इन विनाइल एसिटाइलिन। देखो ये नॉमेनक्लेचर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। विनाइल एसिटाइलिन, अब एसिटाइलिन का मतलब होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को एसिटाइलिन कहते हैं। विनाइल एसिटाइलिन, तो इस एसिटाइलिन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे, विनाइल ग्रुप से। विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले ना इसको हम स्ट्रक्चर बना लें। तो देखो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो ये कार्बन लीनियर हो गए। अब इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन लीनियर हो गया, लेकिन ये कार्बन क्या है यहाँ पर, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इस तरीके से ये 3 पोजीशन हो गई। फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड से लगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो आपसे पूछा जाए कितने कार्बन स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो आप देख लो इस तरीके से 3 कार्बन्स आर इन स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर 4 कर देते हैं या कुछ 2 कर देते हैं। 2 नहीं, इसका आंसर 3 होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लिए, प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया sp3। यहाँ पर नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड आ गया, तो sp2। अब ये पायरोल है ना, पायरोल में आपको कुछ सर यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है नाइट्रोजन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया CH3CONH2, ठीक है, एसिटामाइड इसका कॉमन नेम होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है रेजोनेंस में, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। डबल बॉन्ड आने से पाई बॉन्ड आ गया और एक पाई बॉन्ड वाला sp2 होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये कार्बन तो sp2 होगा ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैकेनिज्म में, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ज़रूरत पड़ती है इनकी। अब आगे देखते हैं भाई स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें हम सारे एटम और सारे बॉन्ड को प्रॉपरली दिखाते हैं। जैसे कि ये ब्यूटेन का एग्जांपल ले लिया यहाँ पर। तो ब्यूटेन में इस तरीके से 4 कार्बन है और हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। तो ब्यूटेन को हम इस तरीके से लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। थर्ड होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का पॉइंट समझ लीजिए कि ईच कॉर्नर एंड टर्मिनल रिप्रेजेंट्स कार्बन, ठीक है। हेट्रो एटम्स आर शोन, हेट्रो एटम होगा तो दिखाएंगे, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन तो उन्हें दिखाया जाएगा। देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए भी एग्जाम्पल लिए, CH2 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 इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको बॉन्ड लाइन में ऐसे दिखाया जाएगा। फिर ये इस तरीके से कंपाउंड आ गया, ये 2 रिंग जुड़ी हुई हैं, बाईसाइक्लिक हो गया ये। मैंने यहाँ पर ऐसे ही पूछ लिया, बताओ भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने के लिए ना आपने सारे टर्मिनल और कार्बन पे क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे। अब कितने हाइड्रोजन लगाने, कैसे पता करें। तो देखो जो कार्बन है, हर एक कॉर्नर क्या है हमारा कार्बन है, और कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, ये कार्बन इधर एक बॉन्ड और एक इधर बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। इसका मतलब इस पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन लगाते गए, हो गया C7H12। पूछ लिया जाएगा सिग्मा बॉन्ड कितना है, 20 है। ऐसी मैंने ये दे दिया, स्ट्रक्चर बनाकर पूछ लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ठीक है। तो ये टर्मिनल वाला कार्बन, ये कॉर्नर वाला कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए C6।
अब हाइड्रोजन देखोगे तो टर्मिनल पे 3 होंगे, कॉर्नर पे 2 होंगे, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और एक OH के साथ है, ऑक्सीजन के साथ, तो कितना हो गया 12, C6H12 और 2 ऑक्सीजन है O2। इसको यहाँ एक्सपेंड करके भी हमने इधर भी दिखा दिया है, देखो इधर एक्सपेंड कर दिया इसको। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी है ना 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री, क्वाटरनरी 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। तो ध्यान रखो, जो कार्बन डायरेक्टली एक अदर कार्बन से जुड़ा है उसे प्राइमरी, जो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, और जो 3 अदर से जुड़ा है उसे टर्सरी कहते हैं, और 4 अदर से जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं क्वाटरनरी। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 3, 2 डिग्री कार्बन 2, 3 डिग्री कार्बन 1। अब हाइड्रोजन, तो जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, काउंट कर लेंगे 9 आ जाएंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर आता है अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से देखो भाई, बहुत है ना, सारे बच्चे जानते भी नहीं इसको, गलती करते वो अल्फा बीटा कार्बन और हाइड्रोजन में। और आप जानते हो कि हमारे बहुत सारी रिएक्शंस में, एलिमिनेशन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में, एसिड बेस रिएक्शन में ज़रूरत पड़ती है अल्फा कार्बन और इन सब की नॉलेज की। द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज कार्बन और नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। देखिए CH3 CH2 पॉजिटिव ऐसे दिया है, तो यहाँ पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये वाला हमारा अल्फा कार्बन हो गया, और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इस तरीके से, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। CH3 CH2 CH2 COOH, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। कितना आसान है, रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 डॉट है तो डॉट लगा हुआ है, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे डायरेक्टली एक कार्बन लगा, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, 1 अल्फा H। बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो इसे टोलुइन बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन है बेंजीन का, इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया CH3 CH3, यह कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इससे जो डायरेक्टली जुड़ा है ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, मतलब 6 अल्फा H हो गए यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में आता है। आप खुद से भी पढ़ोगे तो इतने कम टाइम में रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C, तो CH3 होल ट्वाइस का मतलब इस कार्बन से ही 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अब बताओ भाई अल्फा, तो ये इधर ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम C डबल बॉन्ड C, ये वाला एक अल्फा कार्बन, इधर ये एक अल्फा, ये इधर अल्फा, तो 3 अल्फा कार्बन है और मिथाइल के फॉर्म में है, इसलिए 9 अल्फा H हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट लेके चले आए भी, होमोलोगस सीरीज, इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें। तो कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और उनके 2 सक्सेसिव मेंबर एक दूसरे से डिफर होते हैं बाई CH2 यूनिट। जैसे अल्केन की बात करें, पहला मेंबर होता है CH4 मीथेन, दूसरा मेंबर होता है C2H6, है ना, तो एक CH2 जोड़ते चले जाओ, GF लिखा मतलब जनरल फार्मूला है ना, कुछ और ना समझे तो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2 होता है। एल्केनॉल,
एल्किनॉल में पहला मेंबर आएगा आपका CH3OH मीथेनॉल, दूसरे में एक CH2 इस तरीके से ऐड कर दिया, इथेनॉल हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला तो ये CnH2n+2O इस तरीके से। अब कई बार आप सोचते हैं सर ये किस तरीके से बनाए, जनरल फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, इसका कोई ट्रिक बताओ, वो बताने जा रहे हैं। देखो मान लो एक ईथर आपको दिया है CH3O CH3 और कहा जा रहा है इसका जनरल फॉर्मूला बताओ। अब ये सारे जनरल फॉर्मूला याद करोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करो, जब भी कोई कंपाउंड दिया जाए तो पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। जैसे ईथर का आ गया C2H6O। अब इसे CnH2n की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो तो आपको पता है 2 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये CnH2n+2 हो गया और बाद में O लिख दिया, बन गया आपका ये जनरल फॉर्मूला। कंपाउंड जिनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है वो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। इसका मतलब अल्कोहल एंड ईथर दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे कुछ और जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2-4 एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। CH3CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, इसका हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है 3 कार्बन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H6O2। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन कार्बन का डबल है तो CnH2n और बाद में हेट्रो एटम जो भी आए उन्हें SH लिख दो, 2 ऑक्सीजन है तो O2 लिख दिया। बाईसाइक्लिक रिंग दे रखी है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला C7H12 आता है। अब हाइड्रोजन डबल से 2 कम है तो CnH2n-2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2-3 और एग्जाम्पल हैं, या आप खुद से कर लेना, सब समझ में आ जाएंगे। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो अल्काइल ग्रुप ऐसे बनता है भाई जब हम जो अल्केन है उसका एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं। तो CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल, मतलब Me। CH2CH3 इथाइल ET। 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है तो N प्रोपाइल। 3 कार्बन है उसमें एक ब्रांचिंग आ गई तो आइसो प्रोपाइल हो गया। आइसो कहाँ लगाते हैं ये भी बता देते हैं। देखो जैसे एक होता है ब्यूटेन स्ट्रेट चेन में जुड़े हों, एक होता है आइसो ब्यूटेन। तो आइसो कहाँ लगाते हैं हम, तो प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन हैज़ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो, ये है ना, ये चेन बन जाएगी तो सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल आ गया, इसलिए आइसो ब्यूटेन कहलाता है, ये आइसो प्रोपाइल हो गया। अगर सेकंड लास्ट कार्बन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 5 कार्बन का दिया हुआ है तो 3 कार्बन की चेन हो गई और यहाँ पर ऊपर एक मिथाइल, नीचे एक मिथाइल, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स लगाते हैं नियो, नियो पेंटेन हो गया ये। तो याद रखें प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन हैज़ 2 मिथाइल ग्रुप्स। ऐसे ही आइसोपेंटेन बनाओगे तो ठीक है, सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक मिथाइल आ जाएगा, आइसोपेंटेन हो गया। अब बात होती है भाई एन ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, तो 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए एन ब्यूटाइल और यहाँ पर एक आइसो आ गया तो आइसो ब्यूटाइल, है ना, एक सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ गया, ये आइसो ब्यूटाइल। अगर वो कार्बन जहाँ जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी है तो उसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। वो कार्बन जो डायरेक्टली ब्रांच से जुड़ा हुआ है मेन चेन से, तो अगर टर्सरी है तो क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। डिफरेंस देख लो, बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। और जो नियोपेंटेन लिखा था उसका एक हाइड्रोजन कम कर दो तो हो जाएगा नियोपेंटाइल। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ हम देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। मैकेनिज्म में होता क्या अभी, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो हर एक स्टेप में उसको अलग कर देना, उसको तोड़ देना, यही मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसका मतलब वहाँ पर 2 तरह का फिजन हो सकता है, एक होता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन कब होता है, जब हम लाइट का यूज़ करें, परऑक्साइड का यूज़ करें, हाई टेम्परेचर का यूज़ करें या कैटलिस्ट का यूज़ करें।
तो इन सब कंडीशन में जो बॉन्ड है वो ऐसे टूटता है कि उस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास, मतलब फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये कब होगा? इट इज़ फेवर्ड बाई नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हेट्रोलाइटिक फिजन। तो जब बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाए, तो एक बन गया एनाइन, एक बन गया कैटाइन। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले गया। इसको पोलर सॉल्वेंट फेवर करते हैं, जैसे वाटर एंड अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भाई नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। आप जानते हो केमिकल रिएक्शन में, है ना, एक रिएक्टेंट दूसरे से रिएक्ट करता है, तो उसे हम जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड बिहेव एज लुईस एसिड्स, अटैक्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इन द सबस्ट्रेट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो गया। इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। दो तरह के होते हैं ये। एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल वो होते हैं जिनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। AlCl3, BF3, FeBr3, CO2, SO3, कार्बिन एटसेट्रा, सबके अंदर क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज, तो H आयन, Cl आयन, ये तो देखते ही पता चल जाएगा भाई ऑल कार्बोकैटाइन्स पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि NH4 प्लस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि NH4 प्लस का जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड बिहेव एज लुईस बेस। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स पे। मान लो एक सबस्ट्रेट के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। न्यूक्लियोफाइल Nu- यहाँ अटैक करेगा और क्या बना देगा? प्रोडक्ट। इसकी पहचान कैसे होगी भी? तो एक तो न्यूट्रल होते हैं, ये न्यूट्रल वो होंगे जहाँ लोन पेयर होता है सेंट्रल एटम के पास। सबसे बड़ी पहचान यही है कि लोन पेयर होना ही होना चाहिए। जैसे H2O वाटर, तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, NH3 अमोनिया, PH3 अमाइन एटसेट्रा, अल्कोहल भी आ जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज, तो ये सारी दुनिया पहचान जाएगी भी, कोई भी जान जाएगा नेगेटिव चार्ज है, तो फिर क्या हो गया भाई? न्यूक्लियोफाइल हो गया वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कैसे पता करें? इसके लिए 2 पॉइंट याद रखो। न्यूक्लियोफाइल विद नेगेटिव चार्ज इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, मतलब OH माइनस स्ट्रॉन्गर है देन H2O, RO माइनस स्ट्रॉन्गर है देन ROH। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है इन्वर्सली, भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसमें भी 2-3 एग्जाम्पल ले लिए हमने। CH3 माइनस, तो यहाँ पर देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम होती है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनका देख लो, ये सब क्या होता है? ये जो है सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट हेलोजेंस का। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाए जैसे कि वाटर और अल्कोहल, तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाएं जैसे एसीटोन, DMF, DMSO, तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो दीज कैन रिएक्ट इन टू डिफरेंट वेज, जैसे कि भाई साइनाइड है, NO2 है, तो हमने इसका भी बहुत बढ़िया ट्रिक बताया कि NaCN, जैसे आता है ना भाई NaCN, AgCN, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे जाने? तो NaCN, जैसे ही सोडियम आ जाए समझ जाओ आयोनिक है। आयोनिक है तो मतलब Cn माइनस,
अब नेगेटिव किस पे? कार्बन पे, तो कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब जब RBr की रिएक्शन NaCN से कराएंगे तो RCN मतलब साइनाइड बनेगा। अब AgCN ले लिया तो सिल्वर आया तो कोवेलेंट हो गया, तो Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर केवल नाइट्रोजन है विद लोन पेयर, इसलिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड RBr की रिएक्शन AgCN से कराएंगे तो हमें RNC मिलेगा, मतलब आइसोसाइनाइड मिलेगा। ऐसे ही केस समझ सकते हो आप कि अगर NaNO2 लिया, सोडियम आ गया तो आयोनिक, तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो जब RBr की रिएक्शन NaNO2 से करेंगे तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा। AgNO2 क्या होता है भाई, सिल्वर आ गया, कोवलेंट, स्ट्रक्चर बनाया AgONO। अब लोन पेयर सबके पास है, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसका मतलब जब RBr अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 से कराएंगे तो RNO2 मिलेगा, मतलब ये किसके थ्रू जुड़ेगा, नाइट्रोजन के थ्रू। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम इसका GOC का पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब लेके आने वाले हैं।